हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीपीएससी टीआरई 2 के क्वेश्चंस और साथ ही में कुछ आपके बीपीएससी टीआरई 1 के भी क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बच गए थे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो आपको मिलेगा वो आपको डिटेल डिस्कशन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बट जो इसके बाद आपको जो सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें आपको आपके सभी क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं। कालिंकर दत्त हैं, एम एन रॉय हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के जो लेखक हैं वो आपके कालिंकर कालिंकर दत्त है। कालिंकर दत्त हैं, क्या है, कालिंकर दत्त हैं। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो त्रिपुरी अधिवेशन में जो थे वो किसको हराकर अध्यक्ष बने। तो किसको हराकर बने, रास बिहारी बोस को, जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। रमैया, पट्टाभी सीतारामैया या उपयुक्त में से एक से अधिक, किसको हराए थे। तो आपको हराए थे पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे। किसको हराए थे, पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे। और ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कहाँ पे था, तो जबलपुर एमपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जबलपुर। जबलपुर, और जबलपुर कहाँ है, तो एमपी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और ये हुआ कब था ये त्रिपुरी अधिवेशन, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस कितने बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस टोटल 2 बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस टोटल 2 बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, एक बार 1938 के हरिपुरा में और एक बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। ये 2 बार जो है सुभाष चंद्र बोस आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है, उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की, उनका 1956 में देहांत हो गया, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, तो देखिए पहली बात तो कि उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना करी है, ठीक ना, ये बात सही हो गया। और देखिए इसके साथ भी उन्होंने कुछ पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो पत्रिका कुछ लिखे थे, उसका नाम क्या क्या था आप लोग याद रखिएगा। एक था मूक नायक, मूक नायक, मूक नायक, एक था समता, समता, और एक था जनता। मूक नायक, समता और जनता, ये आप लोग 3 नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मूक नायक का भी प्रकाशन किया, यहाँ पे भी दिया हुआ है, और आप लोग याद रखेंगे मूक नायक, समता और जनता, इसका प्रकाशन कौन किया है, तो बी आर अंबेडकर किए हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर 4 इज करेक्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए फिर नेक्स्ट। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो बता दीजिए आप लोग किस प्रकार की तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या फिर अनुप्रस्थ तरंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगे जो होती है वो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है और साथ ही साथ में अनुप्रस्थ तरंग भी होता है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 4th नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट। परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। तो देखिए परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो बना हुआ जो सॉल्ट होता है उसका पीएच मान कितना होता है ये पूछ रहा है। तो 7 से कम होगा, 10 से 14 के बीच होगा, 14 से ऊपर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। बता दीजिए क्या होगा।
तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो बने हुए लवण होगा उसका जो पीएच मान होगा वो हमेशा 7 से कम होगा। क्या होगा, 7 से कम होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 7 से कम होगा। चलिए फिर नेक्स्ट, एक गीगाबाइट, गीगाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में जीबी लिखा जाता है, बराबर होता है 1024 एमबी, 1024 जीबी, 746 एमबी या इनमें से कोई नहीं। बताइए, एक गीगाबाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है एक गीगाबाइट? तो एक गीगाबाइट फ्रेंड्स जो वो बराबर होता है वो होता है 1024 1024 एमबी के बराबर, 1024 एमबी के बराबर एक गीगाबाइट होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? पूछ रहा है कि यह कौन सा अभिक्रिया है, मतलब कि बोल रहा है यहाँ पे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, क्या देता है? सोडियम क्लोराइड देता है, सोडियम क्लोराइड देता है और साथ में वाटर देता है, जल देता है। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा रिएक्शन है ये वाला? तो ये वाला आपका विघटन है, संयोजन है, उदासीनीकरण है, या एक से अधिक है, या कोई नहीं है। तो ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उदासीनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण रिएक्शन है ये वाला, ठीक है। उदासीनीकरण रिएक्शन है ये वाला, क्या है? उदासीनीकरण रिएक्शन है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग करेगा कोशिका? आपका सेल, बता दीजिए किसका करेगा उपयोग? ग्लूकोज का, वसा अम्ल, एमिनो अम्ल, एक से अधिक, या कोई नहीं? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो आपका सेल्स जो होता है वो किसका यूज करता है? तो वो मेरे भाई आपका यूज करेगा हमेशा किसका? हमेशा और हमेशा ग्लूकोज का यूज करेगा। किसका का यूज करेगा? ग्लूकोज का यूज करेगा, ग्लूकोज का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? तो ग्लूकोज का यूज करेगा। चलिए फिर नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पूछ रहा है यहाँ पे, इसका वर्क क्या है पीयूष ग्रंथि का? मतलब पीयूष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या वर्क है ये पूछ रहा है, फंक्शन क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड का ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या फंक्शन है उसका? सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, पुरुष में यौन अंगों को विकसित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा बता दीजिए। तो पीयूष ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का जो काम है वो देखिए, पहला तो काम उसका ये है कि वो सभी अंग में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। तो बिल्कुल वृद्धि को तो वो प्रोत्साहित करेगा ही करेगा, सभी अंग में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ठीक है। शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, तो नहीं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है पुरुष में यौन अंगों को विकसित करना, तो बिल्कुल पुरुष में यौन अंगों को भी विकसित करेगा। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर जो आपका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? 4 नंबर इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? अच्छा देखिए, जब प्रिज्म से जो आपका सफेद लाइट, व्हाइट लाइट पार होता है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा रंग जो है, कलर जो है अधिकतम विचलित होता है। विचलित का मतलब होता है डेविएशन, डेविएटेड, कौन सा डेविएशन किस रंग का ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो जो डेविएशन होता है किस रंग का ज्यादा होता है? लाल का होता है, बैंगनी, हरा, या एक से अधिक? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका बैंगनी। तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है तो वो बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, याद रखेंगे, बैंगनी कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली जगह में खड़े रहना,
खुली छतरी लेकर चलना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा है कि मेघ गर्जन का मतलब समझ रहे हैं, जो बादल जब वर्षा के टाइम पे, बारिश के टाइम पे जो बादल गरजता है तो उस समय क्या सुरक्षित है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना तो नहीं, छोटे पेड़ के नीचे तो आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए, पेड़ के नीचे तो आश्रय लेना ही नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए जब बारिश या बादल गरज रहा हो। तो खुली जगह में खड़े रहना तो नहीं, ये भी नहीं, खुली जगह में तो रहना ही नहीं चाहिए। खुली छतरी लेकर चलना तो नहीं, ये भी खुली छतरी लेकर भी नहीं चलना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे आंसर क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। तो इसमें जो आंसर करेक्ट होने वाला है वो क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसमें सही होगा। चलिए फिर नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है, स्थिर रहती है, घटती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या होगा। जब स्वतंत्र रूप से कोई भी चीज पृथ्वी की तरफ गिर रहा है तो उसका ऊर्जा क्या होगा, टोटल एनर्जी उसका क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब भी क्या होगा इसमें स्थिर रहेगा। क्या होगा, स्थिर रहेगा, स्थिर रहती है, हमेशा स्थिर रहेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नेत्रदान होता है तो उसमें आंख का वो कौन सा पार्ट है जो दान दिया जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दान जो दिया जाता है, कॉर्निया दिया जाता है, पूरी आंख दान दिया जाता है, लेंस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो दान दिया जाता है वो हमेशा कॉर्निया दान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कॉर्निया दान दिया। अगर कोई आदमी मर जाता है ना तो उसके कॉर्निया को दान दे दिया जाता है। मान लीजिए अगर किसी कोई मर गया, उसका इच्छा है कि हमको अपना आंख को दान देना है, तो उसका पूरा आंख को दान नहीं दिया जाता है, ठीक ना, उसके कॉर्निया को निकाल के दूसरे आदमी को लगा दिया जाता है जिससे कि वो दूसरा आदमी देख सकता है फिर से, ठीक ना। तो कॉर्निया को दान दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित कौन सा करता है, सर का वो कौन सा भाग है जो रक्तचाप को नियंत्रित करेगा, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी या सेरेब्रम। ठीक है, पोन्स, मेडुला, सेरिब्लम, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी या हाइपोथैलेमस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्तचाप को जो नियंत्रित करेगा कौन सा करेगा, बता दीजिए कौन सा करेगा रक्तचाप को मेरे भाई, बताइए। तो वो जो करेगा आपका पोन्स, मेडुला और सेरिब्लम। तो पोन्स जो है ना ये भी आपका एक सर का ही भाग है, मतलब कि आपके जो मस्तिष्क है ना उसका ही एक भाग है पोन्स भी। पोन्स, और ये पोन्स कहाँ पे मिलता है, तो मेडुला ऑब्लोंगोटा जो होता है उसके अंदर ये पोन्स मिलता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम ये आपका जो है रक्तचाप को कंट्रोल करता है। रक्तचाप का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, बीपी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, तो वो आपका पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है, ये आपका कंट्रोल करता है बीपी को। नेक्स्ट, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है। वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाएगा। उम्मीद है कि TRE 4 जो होगा उसमें इससे क्वेश्चन जरूर देगा। तो बी 12 का रासायनिक नाम कोबालमिन, नियासिन या थाइमिन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बी 12 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है, क्या होता है बताइए, कोबालमिन होता है। बी 12 का रासायनिक नाम कोबालमिन होता है। क्या होता है, कोबालमिन होता है। और थाइमिन किसका नाम होता है, तो थाइमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन, ठीक है। बी 12 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो कोबालमिन होगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। अम्ल क्षार का संकेतक मतलब अम्ल क्षार का संकेतक कौन सा है, हल्दी, आलू, सेब, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अम्ल क्षार का जो संकेतक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हल्दी। हल्दी जो होता है वो अम्ल क्षार का संकेतक होता है, ठीक है। हल्दी जो है अम्ल क्षार का संकेतक है। चलिए फिर नेक्स्ट, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। देखिए जब मिट्टी जो हो जाता है वो अति क्षारीय हो जाए, मतलब कि बेसिक हो जाए ज़्यादा, तो उसमें हम लोग को क्या मिलाना चाहिए,
कि उसका जो क्वालिटी में है उसमें जो है इंक्रीज हो, क्वालिटी उसका इंक्रीज हो। तो जब मिट्टी जो है अति क्षारीय मतलब कि बेसिक ज़्यादा हो जाए तो उसमें हम लोग को क्या मिलाना चाहिए? बिना बूझा चूना, केलेमाइन का घोल, कार्बनिक पदार्थ या एक से अधिक? एक से अधिक। तो क्या मिलाना चाहिए? तो उसमें जो मिलाना चाहिए हमको, क्या मिलाना चाहिए बताइए, क्या मिलाएंगे? आप ही लोग बता दीजिए। तो फ्रेंड्स उसमें क्या मिलाएंगे बताइए तो आप लोग बताइए बताइए क्या मिलाएंगे? तो उसमें जो मिलाएंगे हम लोग क्या मिला देंगे? कार्बनिक पदार्थ मिला देंगे। क्या मिला देंगे? कार्बनिक पदार्थ मिला देंगे। क्या मिला देंगे? कार्बनिक पदार्थ। जैसे मतलब कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? खाद। कहने का मतलब ये खाद मिला देंगे। क्या मिलाएंगे? खाद मिला देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? खाद मिला देंगे। और देखिए यदि ज्यादा अम्लीय हो जाएगा ना, अम्लीय हो जाने पे हम लोग क्या मिला देंगे? यदि ज्यादा अम्लीय हो जाए तो उसमें चूना मिलाया जाता है। ज्यादा अम्लीय होने पर, ज्यादा अम्लीय अम्लीय होने पर चूना मिलाएंगे। चूना मिलाएंगे मिलाएंगे। देखिए ज्यादा यदि अम्लीय हो जाएगा ना, एसिडिक ज्यादा हो जाएगा तो उसमें चूना मिला दिया जाएगा। ठीक है, और अति क्षारीय रहेगा तो उसमें कार्बनिक पदार्थ मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? परम शून्य का मान, परम शून्य का मान कितना होता है? -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273.15 फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको कि कहा, और इसको इसको ये भी मेंशन कर सकते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो परम शून्य का मान कितना होता है? -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये परम शून्य का मान है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? अच्छा, महानदी, महानदी पे कौन सा बांध स्थित है बताइए? दुधवा बांध, धुमरापादर बांध, हीराकुंड बांध या एक से अधिक? तो देखिए महानदी पर जो स्थित है वो दुधवा बांध है। बताइए दुधवा बांध है क्या? तो बिल्कुल दुधवा बांध भी महानदी पर स्थित है, धुमरापादर बांध भी महानदी पर स्थित है और हीराकुंड बांध भी महानदी पर स्थित है। इसलिए जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य, कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम? बेल्जियम या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो नाटो का सदस्य है वो आपका कनाडा भी है, डेनमार्क भी है, बेल्जियम भी है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर भी मेरे भाई वो भी आपका बेल्जियम में है। हेडक्वार्टर भी आपका जो है बेल्जियम में ही है, बेल्जियम में ही है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो आपका हेडक्वार्टर, नाटो का हेडक्वार्टर वो भी आपका बेल्जियम में है। तो यहाँ पे आपका सदस्य कौन कौन सा है नाटो का? तो नाटो का सदस्य इसमें हो जाएगा तीनों के तीनों, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा, पहला वाला ऑप्शन ही छूट गया है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो था क्या था, चेक करने दीजिए जरा। हाँ, देखिए पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। तो पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ था कि इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। तो क्वाड के संबंध में जो सही पूछा है इसमें, तो देखिए उत्पत्ति तो 2004 में नहीं हुआ है। ठीक है, तो उत्पत्ति हुआ कब है? तो उत्पत्ति जो हुआ था वो आपका हुआ था, उत्पत्ति जो हुआ था आपका 2004 में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 2007 में। उत्पत्ति कब हुआ था? 2007 में हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये 7,
इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। तो बिल्कुल सही बात है, इसका चारों देशों के बीच जो है समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक रणनीतिक मंच है। तो बिल्कुल सही बात है, रणनीतिक मंच है 4 देशों का। तो इसीलिए जो आंसर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक आंसर होगा। क्या होगा? 4 नंबर 1 से अधिक इसका आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, नालंदा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो कौटिल्य जो थे वो थे आपके तक्षशिला के प्राध्यापक थे। कहाँ के थे? तक्षशिला के प्राध्यापक थे। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। मतलब ये जो 1781 में जो विद्रोह हुआ यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। बताइए। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, यह जमींदार द्वारा किया गया विद्रोह था, या उपयुक्त में से 1 से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1781 का विद्रोह के बारे में जो कहा गया है, तो यह किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह था? तो नहीं, किसान के द्वारा नहीं किया गया था। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, तो बिल्कुल बिना किसी परेशानी को इस विद्रोह को कुचल दिए थे। और ये जमींदार के द्वारा किया गया विद्रोह था, तो हाँ ये जमींदार के द्वारा ही किया गया विद्रोह था। तो यहाँ जो करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, उपयुक्त में से 1 से अधिक इज करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? अच्छा, तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी करता है? रिट, अध्यादेश, ड्रिकी, या उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो जो आपका जो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय जो जारी करता है वो आपका रिट को जारी करता है। किसको जारी करता है? रिट जारी करता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, क्या है बताइए? दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। दिल्ली रिज, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। दिल्ली रिज, मालवा का पठार, बुंदेलखंड। उपयुक्त में से 1 से अधिक। बताइए क्या होगा? बताइए बताइए आप लोग। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को का जो विभाजक है वो यही है, दिल्ली रिज है, अरावली पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र, एशिया माइनर। उपयुक्त में से 1 से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सिंपल सा 1 वर्ड आंसर है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा पश्चिमी एशिया का भूमध्य तटीय क्षेत्र, ठीक है। पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। देन नेक्स्ट, जीटी त्रिवार्थों के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। पहला नंबर है पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, मेघालय का पठार, या उपयुक्त में से 1 से अधिक। बता दीजिए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर जो यहाँ पे हो जाने वाला है वो होगा पश्चिमी, क्या होगा? पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। अच्छा, देखिए उत्तरी भारत में जो शीतकाल के समय पे जो चावल उपजाया जाता है उसका नाम बताना है, क्या क्या है स्थानीय नाम। तो अमन, साली और अगहनी, अमन, ओस और साली, अमन, अगहनी और ओस। उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो यहाँ 1 वर्ड आंसर है, ये सब तो याद करने वाला चीज है। तो 1 वर्ड आंसर है, तो सिंपल सा आंसर है अमन, साली और अगहनी। अमन, साली और अगहनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यहाँ क्या पूछा है? नहीं पे आप लोग को ध्यान देना है, नहीं लिखा है यहाँ पे। तो कौन सा विशेषता नहीं है ये पूछा है। बहुत बार गलती ये होता है कि नहीं को हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं और फिर आंसर गलत वहां पे टिक करके चले आते हैं।
तो सबसे पहले आपको तो इस वर्ड पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ध्यान देना है, नहीं पे, ठीक है। तो नहीं पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, या गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या तो यहाँ तो देखिए ये वाला इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, तो ये आपका तो प्रदेश की विशेषता नहीं है, तो ये तो इसका विशेषता है, तो ये तो सही है बात है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये भी सही बात है। यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी सही बात है। मतलब यहाँ तो सारा सही ही है, तो मतलब यहाँ एक ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं भी रहना चाहिए था, तो यहाँ पे एक 5 नंबर डालिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो यही वाला आपका जो 5 नंबर आंसर होगा ये करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं ही आपका सही होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन था वो नहीं डाले थे, बट इसमें जो आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी तो करेक्ट दिया है, बट हमको यहाँ पे जो गलत था वो ढूंढना था, तो गलत कौन है? गलत तो कोई है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र, एशिया माइनर या उपयुक्त में से एक से अधिक। अरे ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, तो यहाँ पे जो आंसर होगा सिंपल सा आंसर है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच जो स्थित है हिमालय का जो भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सतलज और काली नदी के बीच जो स्थित हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जो भारत में है तो 1% कितना होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो 1% जो होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33%। सिंपल आंसर है 33%, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो पूछा है क्या कौन सा इसमें जो है वो स्थानांतरित कृषि का नाम है, ठीक है। तो दहिया है, पोडू है, वेबर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्थानांतरित कृषि का नाम जो मेरे भाई वो आपका दहिया भी स्थानांतरित कृषि का नाम है, पोडू भी है और वेबर भी है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट होने वाला है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सारे के सारे स्थानांतरित कृषि का नाम है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। चलिए फिर नेक्स्ट, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? मलोका, कसावा, मेनिओक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमेजन बेसिन में एक जो घर होता है जिसका तिरछी खड़ा ढाल होता है उसका नाम होता है मलोका। क्या होता है? मलोका, मलोका उसका नाम होता है, मलोका। चलिए फिर नेक्स्ट, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुरा मध्य पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, या फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर जो आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पे वो हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, ऑप्शन बी, सी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अच्छा, तो देखिए धातु के निष्कर्षण में जो उपयोग किया जाता है वो कोक का, कोल तार का, पेट्रोलियम का, उपयुक्त में से एक से अधिक का। तो उपयोग जो हम लोग करते हैं वो हम लोग हमेशा और हमेशा धातु के निष्कर्षण में कोक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं? तो कोक का यूज किया जाता है, ठीक है, कोक का उपयोग किया जाता है। और एक बात कोक के बारे में ये याद रखेंगे, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है ये, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, मतलब प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है ये। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कोक है, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है
कोक। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कोक ही है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला कौन सा है? सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला कौन सा है? तो आपका पीला है, नीला है, बैंगनी है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अपरिवर्तित या विचलन एक ही बात होता है, जिसका मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन तो क्या होता है? तो आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा बैंगनी हो जाएगा। सबसे ज्यादा अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या है? तो वो बैंगनी है, आपका बैंगनी है। और जो सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम होता है वो आपके लाल का होता है। सबसे कम अपरिवर्तित कौन रहता है? तो लाल हो जाता है आपका। सबसे कम कौन सा कलर का होता है? तो रेड कलर का होता है सबसे कम अपरिवर्तन। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के बराबर, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो समानुपात किसके होता है? किसके होता है बता दीजिए? उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के बराबर? नहीं। उसके घनत्व? नहीं। उसकी लंबाई? तो बिल्कुल उसकी लंबाई के जो बराबर होता है आपका। किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। क्या है वो? पोटेशियम क्लोरेट, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो आपका होगा, आंसर जो होगा वो होगा फॉस्फोरस। क्या होगा? फॉस्फोरस। चलिए फिर नेक्स्ट। वन वर्ड आंसर है ये सब। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मतलब कि कौन सा अल्कोहल जो हम लोग पी सकते हैं, ठीक है, पीने योग्य पूछा है। तो एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, मेथेनॉल, एसेटिक एसिड या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो पीने योग्य अल्कोहल होता है मेरे भाई, वो होता है आपका हमेशा एथेनॉल, जिसको कि इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, और मेथेनॉल जो होता है मेरे दोस्तों, वो होता है आपका जहरीली शराब। इसी को पीने की वजह से आदमी मर जाता है। ठीक है, जहरीली शराब का नाम होता है मेथेनॉल। कभी पूछ लिया जाएगा जहरीली शराब इनमें से कौन सा है, तो जहरीली शराब जो होता है वो मेथेनॉल होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, एथेनॉल इथाइल अल्कोहल जिसको कहते हैं वो पीने के योग्य होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है उसके घनत्व, उसके, यहाँ पे कैलोरी मान होना चाहिए, तो मान सिर्फ नहीं होगा, उसके कैलोरी मान, उसके कैलोरी मान, उसकी मात्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उसके कैलोरी मान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उसके कैलोरी मान के बराबर होता है। किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है तो उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट। खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जस्ता टीन की तुलना में महंगा होता है, टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो आपका होगा टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? देखिए पारंपरिक का मतलब होता है कि जो आपके पूर्वज चलाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, नहीं पूछा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो नहीं है, तो खंडक प्रणाली तो भाई मेरे ये पारंपरिक है। चेन पंप प्रणाली तो ये भी देखिए आपके पूर्वज इससे करते आए हैं। लेकिन ये जो ड्रिप प्रणाली है, ड्रिप प्रणाली ये न्यू मेथोडोलॉजी है जो कि न्यू आया है, तो ये परंपरागत नहीं है। ठीक है, ये आपके पूर्वज जो थे वो एंसिस्टर आपके नहीं यूज कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं पूछा है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ड्रिप प्रणाली। ड्रिप मेथड जो होगा, ड्रिप का एरिगेशन मेथड जो होगा वो आपका पारंपरिक नहीं होने वाला है। ठीक है, ड्रिप मेथड में क्या होता है कि इसमें बूंद बूंद से ड्रॉप बाय ड्रॉप से ही वो आपका सिंचाई किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एक जोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, मानव कान का श्रवण प्रास क्या है? मतलब कि जो इंसान जो सुन सकता है तो वो उसका क्या लिमिट है जिसमें वो सुनता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मनुष्य जो वो श्रवण प्रास जो होता है, सुनने की क्षमता जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो होती है मानव कान का सुनने का क्षमता रहता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा आपका किसमें हो जाएगा? तो उच्चतम ऊर्जा हो जाएगा नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उच्चतम ऊर्जा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वो आपके नीला प्रकाश में हो जाएगा उच्चतम ऊर्जा, और सबसे कम ऊर्जा आपके लाल प्रकाश में हो जाएगा। सबसे कम ऊर्जा जो आपको देखने को मिलेगा वो आपके लाल प्रकाश में देखने को मिलेगा। ठीक है, इतने बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सबसे अधिक ऊर्जा जो होगा वो आपके नीला प्रकाश में होगा। चलिए फिर नेक्स्ट, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल का जो लेड बना हुआ रहता है उसको किस चीज से बनाया जाता है? सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बता दीजिएगा आप लोग आराम से इसको। तो इसका जो आंसर देखने को मिलेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मीन्स इट मीन्स ग्रेफाइट विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट विल बी द करेक्ट आंसर। तो पेंसिल का लेड जो बना होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा इसका वो 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो आहार नली के दीवार के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो वो स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमाकुचन या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो मेरे फ्रेंड्स वो आपका आंसर देखने को मिलेगा वो होगा आपका क्रमाकुचन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज का सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अच्छे से आप लोग अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में कल। तो चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।